हेलो दोस्तों, हम आगे हैं फिर से अपने क्लास में और आज है बायोलॉजी का लेक्चर 2। जैव प्रक्रम हमारा चैप्टर चल रहा था और जैव प्रक्रम में हम पोषण पे अभी बात कर रहे थे क्योंकि हमने आपको कई तंत्र बताए थे जिसमें से जो पोषण तंत्र है हमारा उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो आइए फटाफट हम लेक्चर 2 को अपने कंटिन्यू करें और आई होप आपको लेक्चर फर्स्ट पसंद आया होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी में डाउट हुआ करे तो उसको आप बोला कीजिए या कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो आइए हम जल्दी जल्दी अपने जैव प्रक्रम का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज कुछ ड्राइंग भी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आइए फटाफट, क्या है हमारा ये जैव प्रक्रम भाई। देखो, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है एंड ये अभिक्रिया भी शायद हमने आपको बता दी थी, ये शायद पॉइंट आपको नहीं बताया था, लेकिन ये फर्स्ट स्लाइड जो है आपकी वो आपको पुराना लेक्चर 1 का याद दिलाने के लिए है। और हाँ, वीडियो थोड़ा रुक रुक के आते हैं, लगातार डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं बिकॉज मेरे भी खुद की भी पढ़ाई है वगैरह, तो बीच में वीडियो आता है, लेकिन आपका वीडियो कंटेंट जो आएगा वो बेस्ट आएगा। और आपकी वीडियो का कंटेंट बनाने के लिए भी लेक्चर मैंने उस दिन फर्स्ट क्लास में दिखाया था आपको कि कैसे हम खुद भी नोट्स वगैरह बनाते हैं आपके लिए, तो उसको बनाने वगैरह में थोड़ा टाइम में लग जाता है। तो आई होप आप इसको समझेंगे और अपने चैनल महजविट्स पे बने रहेंगे। ओके, तो आइए, क्या है स्वपोषी पोषण। जैसे हमने पहले भी बताया था, देखिए स्वपोषी नाम से पता चल रहा है। स्वपोषी, स्व मतलब नाम, अपने खुद के नाम, स्वयं मतलब स्वयं, ठीक है, स्वयं। स्व मतलब ये स्वयं है और पोषी का अर्थ है पोषण। पोषी मीन्स है पोषण, स्वयं से पोषण मीन्स ये वे जीव या वे प्राणी जो खुद का पोषण, ठीक है, खुद का न्यूट्रिशन जो खुद को चाहिए वो खुद से करते हैं, उन्हें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे हरे पादप, हमारे पौधे में हमने कोई एग्जाम्पल क्लास फर्स्ट में भी दिया था। क्या हमारे लिए जो पौधे हैं वो हम पे डिपेंड है? नो। आप कहें हम उनको पानी वगैरह देते हैं, वो आप इसलिए देते हैं बिकॉज आपने उन्हें अपने घर में गमले वगैरह में कहीं पे लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसे कहीं देखें पेड़ वगैरह जो धरती में है पौधे, ठीक है, धरती पे डायरेक्ट लगे हैं, उन्हें आपके द्वारा पानी देने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद अपने जिसको कहते हैं पनप जाते हैं, उसको वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप कभी उनको ले जाके नहीं बोलते कि लो भाई रोटी खा लो, सब्जी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। नो, वो अपना भोजन हमेशा खुद बनाते हैं। खेत वगैरह में भी जो लोग खाद वगैरह डालते हैं वो उसको और बेटर करने के लिए डालते हैं, ठीक है, और वो पौधे को खाना देने के लिए ही डालते हैं। हम लोग खाद वगैरह डालते हैं कि और अच्छे फसल तैयार करें ताकि हम लोग खा सकें, ठीक है। पौधों को हमसे कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। हम तो देखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे पौधे, सभी हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो सब स्वपोषी पोषण होते हैं, वो स्वयं से पोषण कर लेते हैं अपना ना। लेकिन हम आप कोई भी मनुष्य जीव, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कुछ भी, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता। आप कहेंगे अपना भोजन खुद बनाते नहीं, आप तो घर में कोई चीज़ पकाते हैं, मीन्स अपने खाने के लायक बनाते हैं। चावल आटा वगैरह आप रोटी बनाते हैं या फिर चावल आप कुकर वगैरह बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं उसको? आप चावल आप ऐसे नहीं खा सकते, आपको नुकसान करेगा और आप ऐसे खा भी नहीं खाएंगे, और टेस्ट वगैरह के लिए भी हम लोग उसको पकाते हैं। लेकिन हम चावल कहाँ से पा रहे हैं? दुकान से नहीं, चावल हम पौधों से पा रहे हैं ना। गेहूँ, चावल, रोटी कुछ भी हम उन पौधों से पा रहे हैं। हमें अगर पौधे ये सब चीज़ें नहीं देंगे तो हम खाना कहाँ से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हम पौधों पे डिपेंड हैं। तो ऐसा पोषण जिसके लिए वो जीव किसी अन्य जीव पर डिपेंड करता है उसको विषम पोषी पोषण कहते हैं, और वो जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। और ऐसा पोषण कि अपना भोजन खुद बना के खा पी लेना, इस टाइप के पोषण को हम स्वपोषी पोषण बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और स्वपोषी और विषम पोषी के लिए आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए तो फिर स्वपोषी पोषण। अच्छा, स्वपोषी पोषण हमने देख लिया कि भोजन खुद से बनाना खुद के लिए, ठीक है, ये तो समझिए। स्वपोषी पोषण में होता क्या है? तो देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जल, H2O जल को कहते हैं, का यूज करके और क्लोरोफिल को पर्णहरिम भी बोलते हैं। क्लोरोफिल को पर्णहरिम भी बोलते हैं। कहाँ लिख दें? यहाँ देखिए, क्लोरोफिल को पर्णहरिम। देखिए, किसी भी चीज़ को आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूजन होगी कि क्या चीज़ है, पर्णहरिम क्या चीज़ है। इंग्लिश वर्ड तो तब भी कुछ ऐसा लगता है कि चलो क्लोरोफिल कुछ होगा, लेकिन हिंदी वाले पर्णहरिम
जैसे कन्फ्यूजन होती है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पहली बात तो पढ़ेंगे आप क्लोरोफिल और पर्णहरिम, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई भी होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके में आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहता है। और आपकी भी बुक में बहुत जगह पर्णहरिम की जगह क्लोरोफिल ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल को पर्णहरिम बोलते हैं। अच्छा, पर्णहरिम क्या चीज़ है? तो देखिए पर्णहरिम को यहाँ पर हम लिखते हैं पर्णहरिम, नाम से कुछ लग रहा है। आप कोई भी वर्ड्स पढ़िए ना, सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसको तोड़िए वर्ड को। पर्णहरिम में दो वर्ड है, क्या है? एक तो अपना पर्ण है, एक है अपना पर्ण, और दूसरा है ये हरिम। देखिए एक पर्ण है और दूसरा ये है हरिम। हरिम, देखिए नाम से पहचानने की कोशिश कीजिए क्या रिलेट कर रहा है। पर्ण, पर्ण किसको बोलते हैं आपको पता है? पत्ती को बोलते हैं। पर्ण पत्तियों को बोलते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती है उसको पर्ण बोलते हैं, ठीक है। हरिम, हरिम से कुछ हरा फीलिंग आ रही है, हरिम, और फीलिंग क्या है? वही है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो इसी पर्णहरिम यानी इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम की वजह से होता है। पत्तियों का देखिए पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम की वजह से। आप जो भी पत्ती देखते हैं वो ग्रीन है, तो क्यों ग्रीन है? क्योंकि उस पत्ती में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? आप एक रासायनिक पदार्थ है, आप ये समझिए, ठीक है। और आगे क्या है वो क्लोरोफिल के बारे में और आपकी जैसे क्लास बुक में है वैसे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भी आप एक आइडिया रखने के लिए सबसे पहले तो यही समझिए कि पर्णहरिम एक रसायन है, ठीक है, एक केमिकल का पदार्थ है जो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। आप कोई पत्ती देख रहे हैं तो हरा रंग पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की वजह से। अगर आप क्लोरोफिल हटा देते हैं किसी पत्ती से तो वो पत्ती ग्रीन नहीं रहेगी। आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है बुक में पर्णहरिम चेक करने का, उसको आप कीजिए और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप घर में करवाए, वरना तो कोई वीडियो मिलेगा तो हम डाल ही देंगे, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल, पर्णहरिम। अब देखिए क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये बता दीजिए, एक कोई पौधा है, ठीक है। हम एक चलिए थोड़ा अपनी ड्राइंग की कारस्तानी की जाए। कहाँ बनाए ड्राइंग? ये अपना एक ट्री है, ठीक है। ये अपना एक पौधा है, पेड़ है, जो भी है, ठीक है। इसमें हरी हरी पत्तियां वगैरह सब होंगी, ठीक है। ये बताइए ये आपसे क्या लेता है? आप किसी पेड़ को कोई क्या चीज़ देते हैं? आप कुछ उसको देते हैं? नो। ये जो लेता है वो क्या लेता है? एक तो ये आसमान से ऐसे वायु लेता है। क्या लेता है? वायु, ठीक है। दूसरा जमीन से ऐसे जल लेता है, ठीक। और पर्णहरिम इसकी पत्तियों में खुद होता है, ठीक। इसकी ये कोई ऐसे लीफ बना दीजिए। लीफ कैसे बनाया भाई? ऐसे निकाल दूं? अरे भाई समझ लो, समझ लेना। पत्ती, ठीक है। अब पत्ती के अंदर पर्णहरिम तो होता ही है। पत्ती के अंदर यहाँ पे देखिए पत्ती में पर्णहरिम तो होता ही है। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड NH2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लोग आपने बचपन में सुना, छोटी क्लास में बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो कम होता है, ठीक है। कम कैसे होता है? कम ऐसे होता है कि जो पौधे हैं ना अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे समझ लीजिए जैसे आप अपने घर में खाना बनाने के लिए LPG गैस यूज़ करते हैं। सिलेंडर में LPG, आपके घरों में जो सिलेंडर है उसमें LPG गैस भरी होती है, तो आप अपने घर में खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? LPG गैस का। वैसे पौधा अपने घर में खाना बनाने के लिए किसका यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ओके, इतना समझ आया? तो ये वायु से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जल ले रहे हैं पृथ्वी से, और पत्ती में तो पर्णहरिम है ही, ठीक। पर्णहरिम क्या करता है? ये एक पहला काम तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? यही भोजन बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो करता है, रोल प्ले करता है, ये पर्णहरिम करता है, ठीक है। क्या करता है? पर्णहरिम करता है। और कैसे करता है बुक में ही आपके, और अभी अपना बहुत सारी अभिक्रियाएं, जहरीली अभिक्रिया है, कैल्विन चक्र है, तो उसमें आप जब देखेंगे तो और इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखने के लिए कि जो पर्णहरिम है हमारा पौधों को भोजन बनाने के लिए ये सपोर्ट करता है, और पर्णहरिम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पौधों का भोजन बनाने के लिए। ओके, तो देखिए अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायु से, जल ले लिया इन्होंने पृथ्वी से, फिर इन दोनों का यूज करके और क्लोरोफिल की हेल्प से, देखिए हेल्प तो वही करेगा ना जो सबसे जरूरी होगा ना, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंट में भोज्य पदार्थ बनाते हैं। अच्छा, सनलाइट के प्रेजेंट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप क्या आपने कभी देखा है कि आप किसी पौधे को धूप में मत रखिए,
ठीक है। कोई पौधा अपने घर में गमले व प्लांट वगैरह लगाया हो गमले में, उसको आप घर के अंदर रख दीजिए ऐसी जगह जहाँ उसको धूप बिल्कुल नहीं मिले, ठीक है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो पौधा मर गया, पौधा पूरा खराब हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना बनाने के लिए कुछ यार एनर्जी तो चाहिए। हम लोग गैस ऑन करते हैं, खाना नीचे बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि गैस ऑन किया, उसमें आग लगी, कुछ गर्म हीट हो रहा है ना, उसको ऐसे हम उस खाना बनाने की जो हीट चाहिए हम गैस से दे रहे हैं। पत्तों को जो हीट चाहिए अपने खाना बनाने के लिए वो सनलाइट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी पौधे को सनलाइट में नहीं रखें, ऐसी जगह रख दें जहाँ पे आपको बहुत ऐसी मतलब सनलाइट आती ना हो, तो वहाँ पे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मर जाएगा। तो पौधों को सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल और सनलाइट है। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई चीज़ बताइए जो 2 रोल प्ले करता हो पौधों में, तो क्लोरोफिल है। क्या वो? एक तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और दूसरा भोज्य पदार्थ भी बनाने में हेल्प करता है। उसी तरह अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि वायु में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप खुद के अंदर ले लेते हैं खाना बनाने के लिए, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो अपने आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम तो सांस जो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कन्फर्म ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो अस्थमा वगैरह जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर खूब सारे पेड़ हम लगाएंगे तो क्या होगा? ये अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर हम पेड़ लगाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाइए, पेड़ मत काटिए। अब एक देखिए कि हम एक पेड़ लगाए, मान लीजिए मैंगो का ट्री है, ठीक है। मैंगो के ट्री ने सबसे पहले तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वायु से क्या ले ली? CO2 ले ली, ठीक। ये आपके लिए नुकसान करती है, आपको बीमार कर देती है, ठीक। इसने ये ले ली, उसके बाद इसने खाना बनाई। ये मैंगो का ट्री है और खाने में क्या बनाया? इसने एक फ्रूट बनाया, मैंगो। मैंगो का ट्री तो मैंगो बनाया, इसने मैंगो बनाया, एक प्यारा सा यहाँ पे देखिए मैंगो, ठीक है। इसने मैंगो बनाया। आप क्या करेंगे? आप इसको खा लेंगे, खा लेंगे ना, मैंगो खाते हो ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर हम सिर्फ एक पेड़ लगाएं, एक पौधा लगाएं तो हमको कितना फायदा कर रहा है। एक तो हमको कोई बीमार नहीं होने देगा, दूसरा फ्रूट देगा तो हमको और हेल्दी करेगा और टेस्ट तो मिलेगा ही, ओके। और एक और काम पेड़ करते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा कुछ कुछ एरिया के पानी जो घरों में आते हैं बहुत अजीब से होते हैं, उसमें बहुत अजीब सी स्मेल भी आती है। और कहीं कहीं तो आप पढ़ते भी होंगे, न्यूज़ वगैरह में आता है कि पानी का लेवल डाउन हो रहा है। मीन्स जैसे ये पृथ्वी है, अगर आपकी ये पृथ्वी का सरफेस है आपका, मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर आप चलते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह, इसके नीचे ना ऐसे खूब सारा पानी भरा है, ऐसे खूब सारा पानी भरा है। लेकिन हम पेड़ कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पानी डाउन हो रहा है। कैसे पता है? पेड़ में ऐसी इसकी रूट्स होती है ना, पेड़ में ऐसी खूब सारी इसकी रूट्स होती हैं। देखिए पेड़ में ऐसी बहुत सारी रूट्स होती हैं। रूट्स से पेड़ क्या करता है? जल को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर की ओर खींचता है। जब ये जल है, आपके पानी है, इसके ऊपर कोई पेड़ हो, ये अपनी रूट से ऐसे 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 जल ऊपर खींचे, ठीक है, इस जल को ऊपर की ओर खींचेगा तो पृथ्वी के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पानी ऊपर की ओर रहेगा। तो पानी जब ऊपर रहेगा तो ताज़ा रहेगा। बहुत नीचे से जाएगा पानी, बहुत नीचे चला गया पानी तो पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ है तो और स्मेल आएगी और बहुत सारी उसमें खराब पदार्थ आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा नीचे पानी अगर जिस दिन चला जाएगा तो उस एरिया में पानी ही नहीं आए, पता चले, फिर पानी आना बंद हो जाएगा। फिर वहाँ पे बहुत सी जगह ऐसी हैं, भारत में भी हैं और विदेशों में तो बहुत जगह ऐसी हैं कि वहाँ पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। उनके लिए टैंकों से अलग से पानी भेजना पड़ता है, ओके ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। अगर ये पेड़ होंगे तो ये अपने रूट से, इनकी रूट देखा आपने कभी? किसी बड़े पेड़ की रूट नहीं देखी होगी आपने, तो किसी वीडियो वगैरह में देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ये अपनी रूट से बहुत सारा पानी ऊपर खींचे रहते हैं। और जब खूब सारे पेड़ होते हैं तो खूब सारे रूट्स अपने पानी ऊपर खींचे रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी रहता है और हम उसका यूज़ कर पाते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल पेड़ आपको कितना फ़ायदा कर रहा है? ऑक्सीजन, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल बना रहा है जिसको आप खा के टेस्टी लगेगा आपको, आप हेल्दी होंगे। एंड पृथ्वी से भी वो जल खींच रहा है जिससे आपको पानी की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ एक सिंगल पेड़। तो लेक्चर तो आपको जैव प्रक्रम या आपको कोई भी चीज़ क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप उसका यूज़ कर पाए। बच्चों देखो, सिर्फ बुक आप पढ़ रहे हो ना, तो क्या करोगे सिर्फ बुक पढ़ के? सिर्फ आप बुक पढ़ रहे हो, आप मार्कशीट में 90 नंबर ला रहे हो, 100 नंबर ला रहे हो, सिर्फ मार्कशीट में है ना, तो उसका क्या करोगे? अगर आप किसी को दिखाने वाले नहीं रहोगे, आप कैसे दिखाओगे अपने दोस्तों को, भाई हम देखो हमारे इतने नंबर है? जब आप उसके लिए हेल्दी रहोगे तभी ना लाओगे। और हेल्दी रहने के लिए भी ज़रूरी है आप ये करो, ठीक है। बहुत सारे काम हेल्दी होने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप
आपको लगता है कि आप हाँ सच में साइंटिस्ट हो, सच में आप साइंस पढ़ते हो, तो साइंस वाला एक अपना एप्टीट्यूड भी रखो, ठीक है। एक डेली तो नहीं आप एक पौधा लगा सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने बर्थडे वाले दिन एक सिंगल पौधा, कोई भी प्लांट उसको लगाइए। उससे क्या होगा पता है ना, ये सब एक सिंगल प्लांट भी अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन लगाएंगे ना, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप उस प्लांट को बढ़ते देखेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो एक सिंगल प्लांट आप हर बच्चे जो भी वीडियो देखे अपने बर्थडे वाले दिन कम से कम एक सिंगल प्लांट लगाया करो, छोटा सा लगाओ, कोई भी प्लांट लगाओ बट लगाया करो। ओके, तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट पे। अब आइए अपने चैप्टर पे। हाँ, तो हमने देख लिया सनलाइट से। अच्छा, अब आप एक चीज़ कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं होती। जैसे एक बहुत जाना पहचाना प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट का नाम सुना ना, घर में होता है तो उसको लोग रूम के अंदर भी रख लेते हैं। मेरे रूम में भी यहाँ पे जहाँ पढ़ा है तो मेरे रूम में टेबल पे मनी प्लांट का एक प्लांट है, उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती उतनी। क्यों? आप तो कहेंगे उसको तो हम कभी कभी सनलाइट दिखा दे वरना तो हम उसको कभी सनलाइट में ले ही नहीं जाते। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ मतलब पादप होते हैं जिनको सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं होती। ये अपनी लाइट के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल आपके रूम में जो लाइट जल रही है, जैसे आप मेरे रूम में लाइट जल रही है, आप लोग की जो रूम में लाइट जल रही है, ये उसी से अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, उसी से अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और अपना ये भोजन फूड बना लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इस काम में रासायनिक चीज क्या होती है, मतलब ये काम हुआ है तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं हुआ ना, अंदर साइंस वाला एप्टीट्यूड लाओ। ये तो हमने कहानी सुना दी। अब रियल में पौधे के अंदर कोई चीज कैसे बनी, तो इधर देखिए एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन आप देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन्होंने दोबारा एयर से ली, वाटर है जमीन से लिया, सनलाइट की। आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद होगा, हमने आपको बताया था कि जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं और उसमें कोई चीज यूज करते हैं तो इस एरो के ऊपर हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सनलाइट ली है इसलिए हमने यहाँ सनलाइट लिखी। पर्णहरिम वही क्लोरोफिल, आपका पर्णहरिम मींस क्लोरोफिल, ठीक है। इसका यूज करके एक पौधा चीज बनाता है। क्या चीज बनाता है, देखिए ग्लूकोज बनाता है। ये क्या चीज है आपकी, ये आपका ग्लूकोज है। क्या ये ग्लूकोज, ये मैंने ग्लूकोज का ये सूत्र जिसको इक्वेशन मैंने केमिस्ट्री में भी और बायो में भी कई बार लिख दिया, तो आप ग्लूकोज का सूत्र तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। और ये अपना जल हुआ, जल, और ये तो अपना पहचाना हुआ है भाई ऑक्सीजन है, हर जगह तो है नहीं, चलिए ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 होंगे, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 12H2O मीन्स 12H2O जल, 12 जल या 12H2O लिए होंगे। उसके पर्णहरिम तो था ही पौधे में, उसकी ग्रीन लीफ में था, तो पर्णहरिम का उसने यूज़ किया, सनलाइट का यूज़ किया एंड फिर बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। आपको खाने पीने से, अच्छा खाना पीने से क्या मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है। क्या मतलब ग्लूकोज। तो हमने क्या देख लिया कि ये रासायनिक समीकरण बनता है, ग्लूकोज बना, जल बना, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन आप अपने सांस लेने में यूज़ करते हो, श्वसन में। जल का यूज़ तो सबको जानता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ये होता है इस, अगर आपको कोई स्वपोषी पोषण पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। स्वपोषी पोषण में ये जो इक्वेशन है आपके प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ये काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो चीज पौधा लेके सनलाइट और पर्णहरिम का यूज करके हमारा ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन बनाता है। सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए ये क्या लिख रखा है मैंने कि भोजन संश्लेषण, ठीक है। देखिए कोई जीव अपना भोजन, अपना खाना दो टाइप से बनाता है। एक भोजन संश्लेषण का मतलब यही है कि भोजन अपना संश्लेषित करना, बनाना, ठीक है। तो भोजन संश्लेषण कोई भी जीव दो टाइप से करता है। पहला तो एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा रसायन संश्लेषण। हम लोग जो कर रहे हैं भोजन अपना बना रहे हैं, तो हम लोग तो भोजन बनाते नहीं, ठीक है। तो इसको साइड में, वो जीव जो भोजन बनाते हैं जिसमें पादप और कुछ छोटे जीवाणु आते हैं, अच्छा जैसे शैवाल वगैरह भी, ठीक है। हम जैसे इंसान तो नहीं है ना, वो कोई ऐसे बड़े जीव भी नहीं है। शैवाल का एग्जाम्पल हमने क्लास लेक्चर फर्स्ट में आपको दिया था, तो उससे आप देख सकते हैं। तो कुछ जीव, छोटे जीव और कुछ पौधे अपना भोजन निर्माण ये दो प्रोसेस से करते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या है कि जैसे नॉर्मल ज़्यादातर जो पौधे हम आसपास अपने देखते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये अपना प्रकाश से अपना भोजन के लिए प्रकाश लेते हैं, सूर्य की लाइट, और इनके अंदर खुद पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल होता है, उससे भोजन तैयार कर लेते हैं। कुछ जीव जैसे ज़्यादातर इसमें जीवाणु वगैरह जो आते हैं, छोटे जीवाणु, वो रसायन संश्लेषी करते हैं, यानी वो कुछ केमिकल यूज करते हैं अपने अंदर, उससे भोजन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषी में तो आपका नॉर्मल पौधे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे आ गए।
रसायन संश्लेषी में आपके जीवाणु आते हैं। जैसे एक जीवाणु आपका नाइट्रीकरण जीवाणु होता है, नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु। जो जीव हैं कुछ ये छोटे जीव हैं, जीवाणु है ना, जीवाणु वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, उसमें भी कुछ छोटे एक आध दो जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन ज़्यादातर रसायन संश्लेषी केमिकल रिएक्शन करके बनाते हैं। तो जो हमारे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषी यूज करते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी जो जीव होते हैं वो होते हैं नाइट्रीकरण जीवाणु। ये आपका एक एग्जाम्पल है, नाइट्रीकरण जीवाणु जो है आपका एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करते हैं, ये भी करते हैं। तो अगर आपसे भोजन संश्लेषण का कोई दो टाइप पूछेगा तो सीधे प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण लिख देंगे। रसायन संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल नहीं होता है। काली देखिए इसमें पर्णहरिम नहीं होता है, पर्णहरिम नहीं होता है। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु में पर्णहरिम अपना नहीं होता है। जैसे नाइट्रीकरण जीवाणु, कभी आपने देखा है कि किसी जीवाणु में ऐसे क्लोरोफिल हो, ग्रीन जीवाणु, ऐसे तो आपने जीवाणु ही नहीं देखा है, लेकिन तब भी हरा जीवाणु को देखा है नहीं, क्योंकि उसमें पर्णहरिम है ही नहीं। पर्णहरिम का एक काम क्या है कि वो हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। अब ये जिसमें भी रहेगा उसको हरा रंग प्रदान कर देगा, एक तरह से आप समझिए। तो जीवाणु में होता तो ये भी तो ग्रीन होता, ठीक है। तो इसमें पर्णहरिम नहीं होता। और अगर किसी जीवाणु में या किसी जीव में पर्णहरिम नहीं होगा तो अपना खाना तो वैसे भी खुद नहीं बना पाएगा। तो इनको यूज़ क्या करना है, कोई केमिकल यूज़ करना है। केमिकल मीन्स रसायन। तो रसायन संश्लेषी जैसे एग्जाम्पल आपका नाइट्रीकरण जीवाणु। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। और फटाफट आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और हम देखेंगे पत्ती की संरचना। अभी तक हमने क्या कैसे क्लोरोफिल वगैरह काम करते हैं उस थोड़ा हल्का हल्का से अंदाजा ले लिया। हम पत्ती की संरचना में अपनी आते हैं। ओके, देखिए अब की अपने जितने भी लेक्चर चले हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्यारी स्लाइड आई थिंक यही बनी है ना। ये देखते हैं पत्ती की स्ट्रक्चर, ठीक है। पत्ती देखिए, ये तो हम लोग सब देख रहे हैं पत्ती है अपना, ठीक है। ये तो सबको वाकिफ है। अब सोच रहे हैं मैंने इसको काट क्यों दिया और फिर ये क्या है। तो ठंड रखिए थोड़ी देर, मतलब आराम से बताते हैं क्या है। देखिए ये आपकी लीफ है, लीफ आपकी कोई भी लीफ, ठीक है। लीफ हम ये जानते हैं लीफ के अंदर फूड बनता है, ठीक है। पादप का फूड लीफ के अंदर बनता है। लीफ के अंदर वो क्या सिस्टम है जिसके अंदर उसकी वजह से फूड बनता है वगैरह, तो ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। ओके, तो इसके लिए पत्ती में स्ट्रक्चर क्या होता है, पत्ती अंदर से कैसी दिखती है, पत्ती बाहर से कैसी होती है, ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी पत्ती है, इसका हमने एक सेक्शन काट लिया, ठीक है। सेक्शन मतलब हमने इसको कट कर लिया। हमने पत्ती को ऐसे बीच से कट कर लिया, ठीक है। अगर हम बीच से कट कर लेंगे तो ये आप ऐसे नॉर्मल अपनी आइज से नहीं देखते, इसको हम माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है। देखिए हमने इसको कट कर लिया, तो ये पत्ती कट होने के बाद यहाँ पे कुछ 3D पॉइंट में आपको दिख रहा है। इस जगह को हमने जूम किया, ये पत्ती थी, इसको हमने यहाँ से बीच से कट कर लिया, ये कुछ ऐसी हो गई। अब इसकी इस जगह पे ये दिख रहा है यहाँ पे डार्क ग्रीन, इस जगह डार्क ग्रीन वगैरह, तो इसमें हम जूम आउट किया। हम देखेंगे इसमें जूम आउट करने के बाद हमको क्या दिखता है। तो हमको जब इसमें जूम आउट करते हैं ना तो एकदम अमेजिंग से चीज़ क्या दिखती है, ये दिखती है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो यही अपना मेन चीज़ है, यही तो सब है, इसी का जो सब हो रहा है अपना पत्ती में प्रकाश संश्लेषण। आइए क्या है, सबसे पहले देखिए कि अपनी जो ये चीज़ है ना, ये हमारी ऊपरी सतह है। क्या है, इसको किस कलर से लिख दें, रेड से लिख दें, रेड से लिख दें। देखिए ये जो है ये पूरा हमारा पत्ती का भाग है। इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने ये पत्ती उठा के ऐसे घुमा दिया आपकी ओर, ठीक है। या मैंने इस पत्ती के ऐसे टुकड़े को लेकर हम ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे देखने में ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। ये वाला भाग ऐसे घूम के से ऊपर हो गया है और यहाँ पे ऐसे रखा है। अब ये इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो ये जो ऊपरी संरचना है ये पत्ती की बाहरी सतह है। क्या है, ये पत्ती की बाहरी और ऊपरी सतह, ये ऊपरी सतह, ठीक है। अब ये ऊपर साइड में है तो ऊपरी सतह हो गई, तो नीचे साइड में होगी निचली सतह हो जाएगी। सिंपल, इतना तो हम जान ही सकते हैं, ठीक है। ये निचली सतह, ओके। अब देखिए ये ऊपरी सतह निचली सतह तो आप समझ गए। फिर मैंने ये क्या बना रखा है, देखिए निचली सतह। अच्छा मैंने आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कई जगह सुना होगा कि पत्तियों में रंध्र होता है, ठीक है। पत्तियों में रंध्र होता है जिससे वो सांस लेती हैं, ठीक है। तो रंध्र कुछ ये है, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे खाली गैप दिख रहा है ना। अरे ये देखिए यहाँ पे जहाँ मैंने ऐसे मार्कर चलाया ये खाली गैप है ना, तभी चलाया ना, ठीक है। तो ये मार्कर जहाँ चलाया है ये खाली गैप जो है ये छिद्र जैसा है, एक पत्ती में एक छेद जैसा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रंध्र। ये जो जगह है ना खाली जगह, इसको हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। ये तो रंध्र हो गई। अच्छा
इस गैप के बीच में दो डिजाइंडेड चीज़ है, ठीक है। ये तो जैसे आपकी सेम होती है, ये किडनियाँ जैसी दिखती हैं, उस आकार की होती हैं। और ये हमारी होती है, कहाँ लिख दो आपका, ये होती हैं हमारी गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब रक्षक कोशिकाएं, इसको कहते हैं रक्षक सेल्स, ठीक है। ये जो दो कोशिकाएं हैं, ये और ये जो दो कोशिकाएं, ये हमारी गार्ड सेल है। क्या है, रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षा करती हैं। अब क्या रक्षा करती है तो हम अभी देखते हैं, फिर सबका नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये जो है, ये मेन जो डिजाइंडेड है, डिजाइंडेड ये अपना मेन चीज़ है। क्या मेन चीज़ है ये? यही तो सब चीज़ है, यही हमारा क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। इधर देखिए, ये चीज़ जो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, करेक्ट, ये हमारा क्लोरोफिल है। अब देखिए ये क्लोरोफिल थी, बॉक्स जैसा दिख रहा है, वो तुम्हारा क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन कलर की दिखती हैं और या फिर हमारे प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। तो ये वही अपना हीरो है, अपनी कहानी का ये हीरो है क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल तो ये बॉक्स जैसी संरचना है, इसके बीच में जो गैप है ना, इसको हम लोग वायु कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोश। ये जो गैप जैसा है इसको हम कहते हैं वायु कोश, वायु कोश। तो अब आपने सब चीज़ की नेमिंग कर ली, ये क्या चीज़ थी आपने नेमिंग कर ली, ठीक है। एक बार फिर यहाँ से रिपीट करते हैं हम लोग कि क्या, एक पत्ती हमने ली, एक कोई भी नॉर्मल हमने लीफ ली, उसको हमने कट किया, उसको हमने ऐसे बीच से यहाँ ऐसे कट कर दिया, ये दो पार्ट में हो गई। हमने इसका कोई भी एक पार्ट उठाया, चाहे आप ये ले लें चाहे ये वाला ले लें, तो हमको ये अच्छा लगा, चलो ये ले ली, हमने उसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। समझिए, मैंने इसको पकड़ा, जैसे देखिए ये ऐसे रखिए ना, ये जैसे मार्कर है, ये ऐसी लीफ रखी है, मैंने इसको यहाँ से उठाया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये वाला भाग अब ऊपर आ गया ना, तो हम इसको ऐसे ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे देखने पे ये कुछ ऐसी संरचना दिख रही है। अब इसमें हमको दिख क्या रहा है, तो हमको सबसे पहले ऐसे ऊपरी कुछ सतह दिख रही है, कुछ है ऊपर सा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये तो अपनी ऊपरी सतह होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कुछ बॉक्स जैसा है, तो बॉक्स जैसा क्या है, यही अपना हीरो, ये क्लोरोफिल है। और बॉक्स के यहाँ पे बीच में वायु कोश है। वायु कोश, खाली जगह है तो वहाँ क्या भर जाता है, कहीं भी कुछ खाली जगह है तो क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। आपके रूम में जहाँ सामान है वहाँ तो सामान, जहाँ कुछ नहीं हो क्या, एयर है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एयर है, तो यहाँ पे अपना एयर है, तो ये वायु कोश हो गया, ठीक है। ये निचली सतह हो गई अपनी, ये जो ग्रीन वाली है ये अपनी निचली सतह हो गई। अब दूसरा सेकंड हीरो, ठीक है, ये है अपना ये रंध्र। ये जो बीच में गैप है ना, ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं, इस गैप को, इस छिद्र को कहते हैं रंध्र, ठीक है। और ये रंध्र के दो बीच में गैप है, इस टाइप का है कुछ। देखिए ये आपका रंध्र है, मैंने इस रंध्र को उठाया और यहाँ जूम किया, ठीक है। हमने रंध्र को देख लिया कि रंध्र है, और रंध्र को फिर हम जूम करके देखते हैं कि भाई इसमें एक्चुअल में क्या है। तो देखिए इसको किस चीज़ से लिखे भाई, इसको हम ब्लू से लिख लेते हैं। इसकी नेमिंग, यहाँ पे जो बाहर ये डिजाइन फ्लावर जैसे दिख रहा है ना, तो जो फ्लावर के पंखुड़ियाँ जैसे दिख रही है, ये हमारे रक्षक सेल है। क्या है? रक्षक सेल। यहाँ पे फिर ये हमने ऐसे उठाया, इसको जूम किया, और जूम करने के बाद हमने क्या देखा कि जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख गया फ्लावर जैसा। अभी जो बीच में गैप है, यहाँ पे गैप है, वो तो हमारा अपना रंध्र है। ये जो गैप है, ये गैप हमारा है रंध्र, ये हो गया हमारा रंध्र। अब यहाँ पे जो दो बीजे जैसी, दो राजमा देखा है, राजमा का बीजा भी कुछ ऐसे ही होता है, बीजा का मतलब राजमा ही ऐसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने जूम किया, तो ये दो जो है, यहाँ पे हमने बताया था कि बीच में गैप जो है वो तो रंध्र हो गया। देखिए ये भी गैप रंध्र हो गया। ये जो दो सेल्स थी, इसको रक्षक सेल्स, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारी रक्षक सेल हो गई, इसको हम, ये देखिए ये हमारी रक्षक सेल, रक्षक सेल। उसके बाद ये जो फ्लावर जैसी, जिसके पंखुड़ियाँ फ्लावर जैसी दिख रही हैं, ये हमारी हेल्पिंग सेल्स हैं। क्या है? सहायक कोशिकाएं, हेल्पिंग सेल्स, ये हमारी हेल्पिंग सेल्स हो गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप एक्स्ट्रा है, ये जो डॉट डॉट जैसे हैं ना, ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये डॉट्स क्या है? अच्छा एक चीज़ और, ये जो हेल्पिंग सेल्स ना, ये पंखुड़ी के अंदर ये देख रहे हैं, ये चीज़, ये आपकी हेल्पिंग सेल्स है। तो छिद्र जैसा दिख रहा है थोड़ा ग्रीन डॉट डॉट, ये आपकी हेल्पिंग सेल्स है, ठीक है। अब ये जो है, इसमें जो डॉट, जो हमारे रक्षक सेल्स हैं, ये वाला पूरा अपने राजमे के दाने जैसा, ये जो है, इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन डॉट है, ये क्या चीज़ है? तो ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरोफिल अलग है, क्लोरोप्लास्ट अलग है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसमें हम अभी डीप में जाके पढ़ेंगे। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो छोटे छोटे डॉट जैसी संरचना है, ये अपना क्लोरोप्लास्ट है। ये जो डॉट जैसी है ना, इसमें, इस वाले में, इसमें जो अपनी रक्षक सेल्स के ऊपर ये जो डॉट जैसी संरचना है, ये अपने क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है।
तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, जो ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह, ये एक कोष की होती है। मतलब देखिए, ऊपरी सतह जो एक्चुअल में है ये चीज़ है, ये जो आपकी अंदर जा रही है, ये ग्रीन 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 है ना, ये आपकी ऊपरी सतह है, ठीक है। अभी ये एक कोशिका की होती है, मीन्स सिर्फ एक कोशिका, ऐसे एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, ऐसे खूब सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती है, एक एक, ठीक है। बस एक सेल एक सेल एक सेल ऐसे लंबे में फैलती हैं, तो एक कोशिकाओं की सतह है ना, इसको एक कोशिकीय सतह बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक कोशिकीय सतह है, ऊपर वाली जो है, ठीक है। इस पतली क्यूटिकल परत होती है। ये जो अभी जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ना, ये आपकी क्यूटिकल की परत है। ये जो आपकी क्यूटिकल परत है, क्यूटिकल, ये आपकी जो ग्रीन वाली ऊपर वाली संरचना है, ये आपकी क्यूटिकल परत है। क्यूटिकल परत क्या होती है? अच्छा, ये तो आप एकदम बहुत पतली सी होती है, पारदर्शी टाइप की होती है। आप इसको अभी नहीं, जब आप 12th वगैरह में जाएंगे तो आपको निकालना भी सिखाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन क्यूटिकल परत होती है, आप कैसे जानेंगे? आपने कभी देखा है, आप पत्तियों के ऊपर कहीं पानी डालिए तो पानी उस पर एक बूंद की फॉर्म में आ जाता है ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे मोती की तरफ से बैठ गया पानी की बूंद। सेम वो चीज़ क्यों होती है? क्यूटिकल की परत की वजह से ही होती है, ठीक है। ये उसको मतलब फिसलने, जैसे उसके ऊपर पानी डालेंगे आप फिसल जाएगा पानी, ठीक है। तो ये हमारी क्यूटिकल की परत हो जाती है। ये हमारी बाहरी सतह, क्लोरोफिल एंड रंध्रकम। क्या मतलब है कि ऊपरी सतह में आपको कहीं भी, इस ऊपरी सतह में आपको कहीं भी रंध्र दिखा? क्या रंध्र दिखा? स्टोमेटा नहीं दिखा। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो कहीं आपको रंध्र दिखा? नहीं दिखा। और तो इस यहाँ पे और एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ तो मैंने आपको बोर्ड में बना के दिखाया है, तो आपको बीच में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ऊपर वाली सतह होती है ना, इसमें हमारे क्लोरोफिल भी कम होते हैं। क्लोरोफिल मतलब ये वाले जो बॉक्स हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल भी कम होते हैं। तो ये अपनी ऊपरी सतह हो गई, ये वाली, ये ग्रीन डार्क ग्रीन से, ठीक है, ये ऊपरी सतह हो गई। इस ऊपरी सतह के ऊपर क्यूटिकल की एक परत हो गई, ठीक। और दूसरी, तो दो बात तो हम जान गए कि ऊपरी सतह क्यूटिकल की परत होती है उसके ऊपर। दूसरी, ये एक कोशिकीय होती है। देखिए, एक सेल से एक सेल, एक सेल एक सेल है ना, तो ये एक कोशिकीय होती है। और फिर इसके पास कहीं भी हमको रंध्र, स्टोमेटा नहीं दिखे, तो इसके पास रंध्र यानी स्टोमेटा भी नहीं होते हैं ऊपरी सतह के पास। और क्लोरोफिल भी, चूंकि इसमें बीच में है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दोनों के पास है, लेकिन नहीं, ऊपरी सतह में क्लोरोफिल भी कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, वरना ऐसा होता है ना, पत्तियों में कहीं आधा हरा दिखता है, आधा कुछ और कलर का दिखता है, तो नहीं, होते हैं, मगर ऊपरी सतह में क्लोरोफिल कम होते हैं। फिर आती है हमारी निचली सतह, मेन सतह, जिसमें सारी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो निचली सतह क्या है? ये छिद्रयुक्त होती है। देखिए यहाँ पे बीच में छिद्र है ना, छेद है, छिद्र मतलब छेद, तो छेद है। उस छेद को हम, क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, तो हम छेद को ऐसे, छिद्र को छिद्र नहीं बोलते, हम कहते हैं कुछ नया नाम देंगे, ठीक है। तो हमने छिद्र को क्या बोला? रंध्र यानी स्टोमेटा। तो हम जो रंध्र है किसमें? निचली सतह में। ये वाली सतह अपनी निचली है ना, तो निचली सतह में रंध्र होते हैं। और रंध्र के दोनों साइड, रंध्र के दोनों साइड देखिए, ये अपना ये रंध्र है ना, रंध्र खाली जगह को रंध्र, छिद्र है तो रंध्र, और रंध्र के दोनों साइड अपना क्या है? गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ये रक्षक कोशिकाएं। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जो गार्ड सेल्स होती हैं अब क्या करती हैं, क्यों, मतलब गार्ड सेल होती क्यों है? तो जो गार्ड सेल्स होती है ना, देखिए रंध्र आपका क्या करता है कि जो पादप सांस, पादप है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपना अंदर लेता है, आपने पढ़ा है, पौधे ऐसा करते हैं। तो ये किसके, मतलब किससे करेंगे अंदर? आप ऐसा थोड़ी ना कि आप उसके उनके अंदर कहते हैं आओ इधर आओ, मैं पैकेट खोलो, मैं ऐसे पैकेट खोलूँ पादप की, उसमें डाल दूँ ऑक्सीजन, डाल दूँ कार्बन डाइऑक्साइड, डाल दूँ ऑक्सीजन बाहर कर लूँ, ऐसा नहीं होता ना। उनमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, आपको नहीं दिखेंगे आंखों से, ठीक है। ये छोटे छोटे छेद होते हैं इस टाइप के, रंध्र से ही, और इस छेद के द्वारा ही पौधा अपने अंदर की ऑक्सीजन बाहर निकालता है और बाहर वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर लेता है, ठीक है। इस काम के लिए ये रंध्र है जो ये काम करता है, ठीक है। एक इसमें रंध्र का एक और बहुत एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी देखिए इसका वाष्पोत्सर्जन भी यहीं से होता है। मीन्स ये अपने अंदर से पानी भी खुद निकालता है। आप कहेंगे पानी कहाँ निकालता है पौधा? अरे निकालता है प्रभु। देखो होता क्या है, जब आप पानी कभी कभी, अच्छा आपने देखा होगा जहाँ बिल्कुल पेड़ वगैरह नहीं है वहाँ पे आपको जैसे गर्मी लगेगी, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ खूब सारे पेड़ हैं, आप कहीं जहाँ पे खूब सारी ग्रीनिंग है, ग्रीननेस है, अपने बाग में या फिर गांव वगैरह में जाइए तो देखिए खूब चारों ओर से खूब सारे पेड़ लगे होते हैं ना, वहाँ पे खुद बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी मात्रा में वो अपने अंदर से, इतना नहीं कि आप उसको देख सकें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी अंदर से वो वाटर को भी बाहर करते हैं, वाष्प निकालते हैं अंदर से, ठीक है। आखिर आप ही बताओ, खाना बनाते हो, चाय बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो कभी कभी बेकार पानी हो जाता है ना, आपकी यूज करनी होता है, या कभी आप ज़्यादा पानी दे देते हो तो क्या करते हो, अलग रख देते हो कहीं या बाहर कर देते हो। तो जब पौधे में पानी ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं, रूट्स, जड़ें पौधे की जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती हैं और इनके पास पादप के पास पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ये पानी को बाहर निकालते हैं,
क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये भी इसी रंध्र से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं ना, अगर पानी ज़्यादा ना हो और ये खुले रह जाएं, अब ये ऐसे ओपन है तो सनलाइट इस पर पड़ेगी, सनलाइट इस पर पड़ेगी। ये अपना सन बना दो यहाँ, क्या ये मान लीजिए अपना सन है, देखिए कितना गंदा सन बनाया ना, ये अपना सन है, यहाँ इसकी लाइट इस पर पड़ेगी, सनलाइट इस पर पड़ेगी। अब इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है, पौधे पानी है पत्ती के अंदर, और ये रंध्र ऐसे ओपन है, ठीक है, ओपन है तो क्या होगा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में आएगा, और प्रकाश सूर्य का कैसे होगा, कितना गर्म होता है। अब पानी को कहीं गर्म जगह रख दो, क्या होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो इस पौधे के अंदर का भी जो पानी होता है, उसका वाटर होता है, वो वेपर फॉर्म में, वाष्प की, भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। तो ज़्यादा आपके अंदर से पानी कम हो जाए, आपको पानी भी ना दिया जाए, तो क्या होगा, बेहोश होने लगेंगे। तो भाई पौधे के अंदर से पानी छीलोगे तो वो कौन सा होश में रहने वाला है, भाई वो भी बेहोश हो जाएगा। तो ना हम लोग के पौधों ने साइंटिस्ट वाला काम कर लिया, बहुत होशियार हो गए, उन्होंने ये गार्ड सेल लगा दिए। ये दोनों गार्ड सेल है ना, ये यही चीज़ कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं, देखो जब पौधे के पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना पानी पी लिया, इतना पानी पी लिया, क्या पौधा मर जाएगा, फट जाएगा पौधा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं, ये गार्ड सेल ओपन हो जाती हैं। जब ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं तो सूर्य का प्रकाश इसमें इंटर करता है, ऊपर से ऐसे गया सूर्य का प्रकाश, और अंदर जो पानी है उसको वेपोरेट किया और वो उड़ गया, सिंपल। और जब पानी अंदर कम हो जाता है, यानी एक मात्रा में जितना अच्छा भाई ले लो, पानी ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है, अब पानी के अंदर कमी हो रही है, ये तुरंत ऐसे गार्ड सेल्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है कि मेरे हाथ को गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। अभी हमारे पौधे में अगर पानी ज़्यादा है तो ये गार्ड सेल्स कुछ ऐसे खुली रहेंगी, इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है, अब गार्ड्स वेपोरेट हो रही है और पानी बाहर निकल रहा है। जब पानी कम हो गया, पौधे में पानी कम हो गया, या पौधे को पानी बाहर निकालना नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, इन गार्ड सेल्स को ऐसे कर लेगा, ठीक है, ये ऐसे बंद हो जाती हैं, ये पूरी एकदम ऐसे बंद हो जाती है, जिस वजह से इसमें से भाप नहीं निकल पाती, वाष्प बाहर नहीं निकल पाता और पौधा सेफ होता है। इसीलिए अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ को बंद हो, ऐसे मैंने किया तो क्या बंद हुई नहीं ना, इसके लिए क्या जरूरी है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, मीन्स गार्ड सेल्स की अंदर वाली चीज़, अंदर वाली सतह मोटी होती है और बाहर वाली सतह पतली होती है। देखिए यहाँ पे भी ये गार्ड सेल्स अपनी, इसके अंदर देखिए कितनी मोटी परत है, मोटी परत है ना, लेकिन इसके बाहर इस जगह देखिए कितना पतली सी परत है। गार्ड सेल्स की आंतरिक परत मोटी और बाहरी परत पतली होती है। ओके डन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही कम थोड़े में आपकी बुक में बहुत ही ऐसा मतलब लिखा है कि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बुक पढ़ना भाई, ऐसा नहीं तुम बुक ही ना पढ़ो लेक्चर देखने के बाद। तो इसको आप लेक्चर देखें, इसकी आप ड्राइंग, आपकी कौन सी स्लाइड आप बनाते हैं नोट्स, वो हम आपको हर स्लाइड को बोल देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसका नोट्स बना लीजिए, लेकिन आपको नॉर्मल बनाते हैं नहीं मुझे नहीं पता, बट हम आपसे कहेंगे कि आप इसका तो स्क्रीनशॉट पक्का लीजिए और इसका नोट्स पक्का बनाइए। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और आज के लेक्चर में तो हम लोग हिल अभिक्रिया अपनी कंप्लीट कर ही देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है हिल अभिक्रिया, ठीक है। तो हेलो भाई चैंपियंस, हम लोग दोबारा दूसरी स्लाइड्स पे आ गए हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि पहली वाली स्लाइड में इतनी सारी अच्छी ड्राइंग्स बनी थी, अच्छी थी कि नहीं तो आप जानो, लेकिन इतनी ड्राइंग्स बनी थी, बट इसमें तो इतना सारा सब मैंने लिखा है और सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग चिपका दी। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी लिखा हुआ अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन जब समझ लोगे ना तो मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या चीज़ है इस पर बात करेंगे, फिर हम लोग इस पूरी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट देखिए, हमने स्टार्टिंग में अभी इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड थी, उसमें हमने यहाँ पे इस जगह पे एक छोटा सा फ्लावर टाइप का एक स्ट्रक्चर था ना, उसमें हमने देखा था कि जो गार्ड सेल्स थी ना, ऐसे गार्ड सेल्स कहाँ बनाओ भाई, ऐसे गार्ड सेल्स थी, इसके यहाँ पे ऐसे इन गार्ड सेल्स में भाई बन जाओ यार, टिंग 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 टिंग, इस गार्ड सेल्स में ये छोटे छोटे डॉट थे, और इस डॉट को हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। देखिए बच्चे दो चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद भी कंफ्यूज होते थे, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है उसको हम हिंदी में पर्ण हरिम कहते हैं, पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, क्या लिखा है, हाँ देखो यहाँ हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, क्लोरोफिल को पर्णहरिम, ठीक। अब आप बोलेंगे क्या अंतर है, देखो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल है जिसकी वजह से हमारे प्रकाश संश्लेषण होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं।
क्लोरोप्लास्ट। क्या चीज़ है ये? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था और कहाँ था ये हम देख लिए। अब क्लोरोप्लास्ट को जरा देखिए, तो ये जो अपनी संरचना है ना, एकदम अजीब सी, बहुत मस्त संरचना है। ये जो उसकी बाहरी, इसका नेमिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले। जो उसकी बाहरी सतह देख रही है, ये देखिए जो बाहरी सतह है वो हमेशा बाहर ही लिखेंगे पहले तो इसको। ये है झिल्ली। क्या है? झिल्ली। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए होता क्या है। तो ये हिल अभिक्रिया हरित लवक ग्रेना में होती है। भाई इसको छोड़िए, लाइन देखिए कि हरित लवक पादप सेल्स का एक अंग है। ये हरित लवक क्या है? ये पादप कोशिकाओं का एक अंग है। पौधा, ठीक, पौधा की हमने कोई भी, ये हमारा एक ट्री बनाए, हम ट्री का बनाए, जगह ही नहीं छोड़ी। इसको देखिए, ये ऐसे हमने एक ट्री बनाया, ट्विंग ट्विंग, ठीक है, ये ट्री है। इस ट्री के अंदर खूब सारी ऐसे सेल्स होंगी ना, हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग खूब सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने, तो हर जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने, तो ये पादप भी कोशिकाओं से मिलकर बने ना। इनकी इस एक कोशिकाओं को हमने यहाँ पे ऐसे जूम किया, ऐसे जूम किया, इसको जूम किया ना, तो इसके अंदर हमको ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिकाओं का एक कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, बॉडी का, हम लोग कहते हैं ना हाथ क्या है हमारा एक अंग है, पैर क्या हमारा एक अंग है, तो कोशिका का एक अंग है, ठीक है, हाथ पैर से, तो ये इसका एक कोशिकांग है। इनकी गुहा में भरा द्रव्य तो छोड़ो, यहाँ पे देखो ये एक कोशिकांग है। अब इसका हम लोग थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं मस्त सी, ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी जो बाहर वाला है, ये बाहरी झिल्ली है। हम लोग जब छोटे क्लास में थे 9th 8th में भी हम लोगों ने देखा है कि कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, ठीक है, और जितने भी कोशिकांग होते हैं किसी भी जीव के, उस सभी कोशिकांग के बाहर ज़्यादातर आपको एक पतली झिल्ली मिलती है। अब वो क्यों मिलती है क्या, तो बात की बात है, इधर देखो पहले। तो ये बाहरी झिल्ली है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको पहले एरेज किया जाए क्या, और इसको एरेज यार, ये देखो ये बाहरी झिल्ली, ये जो बाहर वाला है ये बाहरी झिल्ली है। हाँ, बाहरी झिल्ली। अरे झिल्ली मतलब कुछ नहीं, पन्नी यार, झिल्ली मतलब पन्नी जैसी संरचना, पतली सी पन्नी जैसी स्ट्रक्चर होता है। झिल्ली देखो कितनी पतली होती है ना, पारदर्शी टाइप की, वैसे ही होता है। तो ये पतली सी झिल्ली है बाहरी वाली। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा झांक के देखा हमने, तो ये बाहर वाले जो थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा मोटे में, तो ये हमारी इसकी भीतरी झिल्ली है। भीतर मतलब अंदर, तो ये बाहरी झिल्ली का देखो अंदर है ना, तो ये आंतरिक झिल्ली हो गई। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये अपना आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। झिल्ली में कोई कंफ्यूज नहीं हो ना, झिल्ली बहुत छोटा टॉपिक है छोटी क्लास का, तो बंदरों में झिल्ली में कंफ्यूज हुए ना, सोच लेना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया भाई ये क्या है, तो देखो जब ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, एक्चुअल में इसी प्लेट के स्ट्रक्चर में ना ये एक सिंगल प्लेट है। मैंने इस पर कुछ में डार्क किया, कुछ लाइट किया है, सब एक ही कलर के होते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग को समझाने के लिए मैंने किया है। देखो ये एक प्लेट जैसा है, ये कुछ ऐसा बना है ना, तो ऐसा है, फिर ये एक ऐसा है, फिर ये एक ऐसा बनाया ना, इसी के अंदर हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। हमने जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पढ़ा था, एक्चुअल में वो इसके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है ना, इंटरेस्टिंग। आओ देखो, इसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। इसमें एक खासियत है, जब इसकी एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है, मतलब ये है सिर्फ किसमें बताए, देखो यहाँ पे अगर हमने सिर्फ इस एक प्लेट को पकड़ा, ये एक प्लेट, मतलब ये है, इस सब हटाओ, सिर्फ एक प्लेट लो, सिर्फ एक प्लेट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड्स। एक प्लेट, कई प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखें, ठीक है। तो जब हम एक सिंगल प्लेट्स की बात करेंगे, ये जो अंग्रेजी वाले हैं ना, देखो जब हम सिंगल प्लेट्स की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। और इन्हीं प्लेट को, इसी प्लेट्स को जब हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसी प्लेट्स को ये पूरा एक प्लेट, देखो एक सिंगल प्लेट है तो हम बोलेंगे थैलेकॉइड्स। और जब एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट खूब सारे ऐसे बंडल ले लें प्लेट्स की, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। यहाँ पे ग्रेना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कौन थैलेकॉइड कौन ग्रेना, सिंपल है। एक सिंगल प्लेट तो अपने थैलेकॉइड्स, प्लेट का कई बंडल ले लिया हमारा, अपना ग्रेना हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट कुछ नहीं आप लोग को कंफ्यूज करना चाहते हैं, ठीक। तो ये आप समझ होंगे कि ये पूरा क्या है हमारा, ये हमारा पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट का हमने ऑपरेशन कर दिया है, उसके डीप में अंदर क्या देखा है, तो क्लोरोप्लास्ट के, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की बाहर वाली सतह जो है अपनी बाहरी झिल्ली, क्लियर। इसकी जो अंदर वाली सतह है ये अपनी आंतरिक झिल्ली, ये भी क्लियर। फिर इसमें जो ऐसे छोटी छोटी प्लेट जैसी संरचना है, ये हमारा ग्रेना है। सॉरी, जो सिंगल प्लेट्स हैं, अगर सिंगल प्लेट्स हैं तो थैलेकॉइड्स, और पूरा प्लेट्स का बंडल है तो ग्रेना, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
ये जो भीतरी झिल्ली है ना, इसके अंदर कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, तो आपको लिक्विड दिखा रहे हैं, इसमें एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो यहाँ लिखा भी है कि गुहा में द्रव भरा होता है। अब गुहा शब्द से कन्फ्यूजन, तो इधर देखो, गुफा देखिए कभी, कोई गुफा, ट्रेन वगैरह जाइए में जाओ तो कभी कभी किसी टनल के नीचे निकलती है तो गुफा टाइप की, तो देखिए जो भी संरचना होती है अगर गुफा टाइप की होती है ना बॉडी में, उसको हम लोग गुहा बोलते हैं। सिंपल सा आप ये समझिए, एक पाइप मोटा सा कभी देखा है? कोई पाइप, ऐसे पाइप लिया बड़े से, कुछ सड़क में पड़े होते बहुत बड़े बड़े पाइप, कुछ जो भी संरचना अपनी बॉडी में थोड़ी सी उस पाइप टाइप की शेप में दिखती है, जैसे खूब बड़ी सी गुफा टाइप की शेप में दिखती है, उसको हम लोग बोल देते हैं गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। तो यही गुहा इसको बोलते हैं। या पाइप जैसा संरचना है, देखो ये कुछ ऐसा खोखला मामला है इसमें, ऐसे ये देखो मार्कर है, ये इस मार्कर के अंदर ये सब ऐसे मार्कर जैसा है ना पाइप, ये सब पूरा ऐसे ही होता है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे कट किया आपके लिए, ठीक है, और कट करने के बाद हम ये चीज़ हमको बाहर से दिख रही है, नहीं तो ये पूरा फिल होता है, ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसको कहीं लिखा भी है ना, ये देखो इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये आंतरिक झिल्ली में भरा होता है। इनके गुहा में यहाँ पे कहाँ लिखे हम, तो मेरे पास जगह नहीं बचती तुम लोग के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसके आंतरिक गुहा में इस भरा होता है एक द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। गुहा मतलब क्या? पाइप जैसा, टनल जैसा या गुफा जैसी संरचना होगी, उसको गुहा बोल देते हैं, सिंपल। तो हरित लवक क्या है आपको समझ में आ गया। अब देखिए हिल अभिक्रिया, आपकी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है हिल अभिक्रिया, पेपर में खूब आती है, भर भर के आती है, 5 नंबर में आती है, 5 नंबर में, और है बहुत आसान। और आई प्रॉमिस, एक बार अगर आपने लेक्चर एकदम ध्यान से टिक के बैठ के देख लिया, आपको हिल अभिक्रिया के लिए दूसरी जगह कहीं जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इधर आइए, देखिए हिल अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। क्या लाइन पढ़ी हमने? हिल अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ग्रेना क्या होता है? कई प्लेटों का बंडल, कई प्लेटों का बंडल, ये कई प्लेटों का बंडल अपना ग्रेना है, मतलब इसके अंदर हिल अभिक्रिया होगी। हिल अभिक्रिया क्या है? तो आइए हिल अभिक्रिया देखते हैं। देखिए क्या होता है, सनलाइट पड़ते ही हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम एक्टिव हो जाता है। मैंने भी आपको बताया कि इसी जो ग्रेना है ना, इसी में हमारा पर्णहरिम, पर्णहरिम मीन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ओके। तो जब सनलाइट पड़ी, पत्ती, ये पत्ती पेड़ पौधे के अंदर है ना, तो पौधों के पास सनलाइट पड़ती है ना, हाँ पड़ती है। तो पौधों के पास सनलाइट पड़ी, पौधों में कोशिका, कोशिका में सनलाइट आई, और कोशिका के अंदर क्या पड़ा? ये अपना क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसमें सनलाइट आई, और फिर सनलाइट इसके अंदर भी तो जाएगी भाई। तो इसके जो ग्रेना है, इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ग्रेना में ही हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता कहाँ है? इसी ग्रेना में भरा होता है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट पड़ते ही ग्रेना में उपस्थित ये अपना क्लोरोफिल, पर्णहरिम मीन्स क्लोरोफिल, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गया मतलब कहेगा कुछ भी काम करो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो पूरा एक्टिव हो गया, काम करवाना है, तो काम करवाते हैं। तो सक्रिय पर्णहरिम जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। प्रकाशिक अपघटन केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है उसके पार्ट या फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको प्रकाशिक अपघटन बताया है। तो प्रकाशिक अपघटन हम यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि ये प्रकाश से किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, उसको प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। और क्या है उसके लिए आप केमिस्ट्री का लेक्चर देख लेंगे। तो सक्रिय पर्णहरिम जो है, मतलब ये जो एक्टिव हो गया ना, अब एक्टिव हो गया, इसको कुछ काम कर रहा है, तो इसको कुछ नहीं मिला ना। तो पौधों में जल होता है ना, हम जानते हैं ना कि पौधे अपनी रूट से जल लेते हैं, तो पौधे के हर कोशिका में जल होता है। तो क्या करेगा? उस जल को तोड़ देता है, तोड़ के H+ आयन और OH- आयन बना देता है, ठीक। तो सक्रिय पर्णहरिम ये एक्टिव हो गया था, और एक्टिव कैसे हुआ था? सनलाइट से हुआ था। एक्टिव होने के बाद इसने जल को, H2O मीन्स जल, इसको हाइड्रोजन आयन और OH- आयन में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद देखिए हाइड्रोजन और OH मिलकर जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अच्छा, जब सनलाइट पड़ी थी, ठीक, तब तो भाई एक्टिव हो गया। फालतू में बैठे बैठे बताओ, जल को तोड़ दिया, ठीक है, जल तोड़ दिया। अब ये टूट गया भाई, अब कुछ तो होगा, टूट गया है, कोई चीज़ टूट गई थी भाई। ये अच्छे दोस्त थे, ये हाइड्रोजन और OH बहुत अच्छे दोस्त थे, एक साथ बताओ जल बैठ के बने थे, तुमने इसको अलग कर दिया, बताओ। तो पर्णहरिम ने, क्लोरोफिल ने इसको तोड़ दिया। अब ये क्या करेंगे? ये दोबारा मिलकर जल बनना चाहेंगे। क्या करेंगे? जल बनना। अच्छा, ये ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक ही H2 होगा। कोशिका, पौधे में पानी आप डालते हो, कि घर पे प्लांट लगाया है तो क्या उसमें एक बूंद पानी डालते हो क्या किसी, या फिर एक H2O पकड़ के डालते हो क्या? नहीं, उसमें डालते हो थोड़ा, आप मग वगैरह से आप डालते हो तो अच्छा खासा पानी डालते हो, मीन्स खूब सारा H2O देते हो उसको, तो उसके पास तो खूब सारा H2O है। अब उस जल को तोड़ेगा तो एक H और एक OH में तोड़ेगा नहीं, खूब सारे, बहुत सारे OH और बहुत सारे H होंगे। तो क्या होगा इसमें? कुछ एक H और OH फिर से चिपक जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई हम तो टूट, देखिए खूब सारे HOS थे,
ये H ये OH ये मिलके फिर बोलेगा नहीं हमको तो जल बनाना है, ठीक, जल बनाना है। और ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण होने पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये भी आपको बताया है शायद केमिस्ट्री वाले ही चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो ये सब आप वहाँ जाके देख लेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फिर से जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एक काम तो इसने अच्छा किया, फालतू में बैठे हुए जल तोड़ दिया, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया, इसने ऑक्सीजन बनाई और ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है। देखिए लिखा है ऑक्सीजन O2 स्टोमेटा से बाहर हो जाती है। स्टोमेटा क्या है? रंध्र। इसके जस्ट पहले स्लाइड में इस जगह पे हमने एक फ्लावर जैसी संरचना बनाई थी ना, स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें स्टोमेटा दिखाया था। वो जो गार्ड सेल्स के बीच में जो छिद्र था वही तो अपना स्टोमेटा था, वही था ना रंध्र जिसको हम लोग बोल लेते हैं। तो रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर हो जाती है, तो हमारा फायदा हो गया। हम सांस वगैरह लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई पर्णहरिम ने, क्लोरोफिल ने एक काम तो अच्छा किया कि जब ये एक्टिव हो गया था तो इसने जल को तोड़ा, और जब ये H और OH टूट गए तो ये फिर एक बार तो टूट गए। अब पर्णहरिम जब सक्रिय हो गया था, फिर जब सन की लाइट उस पर पड़ना बंद हुई, वो कहा आप चलो तोड़ लीजिए, थक गया यार। जैसे पर्णहरिम बैठा थक के, वैसे क्या हुआ, ये H और OH मिलकर फिर से जल बनाने लगे। तुरंत क्या भी आएगा फिर तोड़ देगा, ठीक है। तो फिर से जल बनाने लगे और कुछ जल बन पाए, और कुछ OH जो O था, ऑक्सीजन था, वो बाहर चला गया अपना ऑक्सीजन के फॉर्म में। बाहर किससे गया? स्टोमेटा से गया। ये तो आप समझ आया। तो कुछ देखिए यहाँ पे बहुत सारे H होंगे ना, यहाँ पे देखिए एक OH माइनस, मतलब बहुत सारे होंगे, एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो कुछ HOH, जैसे मान लीजिए इन दोनों ने कहा चलो हम बैठ के जल बना लेते हैं। HOH मिलके ये जल बना लिए। कुछ OH जैसे कुछ OH में क्या होगा, ये लोग जल नहीं बना पाएंगे, ये इसमें ऑक्सीजन की दोस्ती हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या आएगा, यार हाइड्रोजन को फेंको यार, हम लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो OO ऑक्सीजन यानी O2 मिल जाएंगे, और वो ऑक्सीजन बन जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अभी भी तो देखिए कितने सारे H प्लस और H प्लस बचे हैं, बहुत सारे H प्लस बचे हैं ना, बहुत सारे OH माइनस बचे होंगे। तो जो H प्लस आयन होता है, ऑक्सीजन का अपना काम हो गया, बाहर निकल गया ऑक्सीजन में। H प्लस जो बच गया, ये क्या करेगा, ये NADPH को NADPH2 में अपचित करता है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन, NADPH क्या होता है? NADPH क्या है, वो आपको इतना नहीं आने वाला, आप भी बस जान लीजिए कि पदार्थ है, या ये एक तरह का एक पदार्थ है जो आपको प्रकाश संश्लेषण में या फिर पौधों को ऊर्जा ATP निर्माण में हेल्प करता है। हाँ, इतना समझिए कि NADPH जो है, या NADPH या NADPH2, ये आपके ATP बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। तो H प्लस आयन जो होता है वो NADPH एक तत्व है जो आपको ATP बनाने में हेल्प करता है। ATP क्या है? वो अपने पौधे की मुद्रा है, पौधे का अपना पैसा है। तो NADPH को NADPH2 में अपचयित कर देता है। अपचयन, उपचयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, सब आपका वही केमिस्ट्री वाले चैप्टर, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग बोला था कि हमारा केमिस्ट्री भी इसमें आएगी खूब, तो इसलिए आपको लेक्चर देख लेना है। देखिए अपना H प्लस आयन था, यहाँ पे खूब सारे H प्लस आयन ऐसे रिलीज पड़े थे। इन H प्लस, ऑक्सीजन तो निकल गया, तो H प्लस का हमें भी तो कुछ करना चाहिए। ये H प्लस आए, NADPH पौधे में पहले से होता है, NADPH पौधे में पहले से होता है। और ये NADPH इस H प्लस, ये H है, ये अपने एक H जो दोस्त के पास क्या कहा यार चलो चलते हैं, तो यहाँ पे NADPH2 हो जाएगा। एक H तो उसके पास पहले से था, एक और H आके ऐड हो गया, तो ये NADPH2 बन गया। ओके, अब क्या हुआ, ये जो NADPH2 था, इसके निर्माण से एनर्जी मुक्त होती है, तो बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी मुक्त होती है। ये NADPH था, इसको ये अपना हाइड्रोजन था, ये आया से कितनी आवाज़ हुई ना, आवाज़ क्यों, एनर्जी, तो ऐसे खूब कस के आके जुड़ जाता है NADPH से, कौन, हाइड्रोजन अपना, तो खूब सारी अनलिमिटेड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त यानी रिलीज, एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी है, जो मुक्त ऊर्जा है, वो ADP से ATP निर्माण करती है। ADP क्या होता है आपका, ADP आपका किसी भी जीव के कोशिकाओं के लिए उसका रुपया है, उसका पैसा है, ठीक है, उसकी करेंसी है। जब पौधे को कोई काम करना होता है ना, तो उसके पास खूब सारी, पौधा हमेशा ATP बना कर रखना चाहता अपने पास। हमारी शरीर की कोशिकाएं या पौधे की या किसी भी जीव की कोशिकाएं, वो चाहती है कि हम खूब सारा ATP रखें। आप क्या चाहते हो, खूब सारा पैसा रखो चाहते हो ना, तो ये कोशिकाओं का पैसा है, ये चाहता है खूब सारा पैसा रखें, ये ATP रखना चाहता है। और जब उसको कुछ जरूरत होती है तो ATP को ऐसे उठा के पटक देता है और ADP बनाता है। अच्छा, ATP है कहते हैं बोल रहे हैं, तो इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई यानी 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इसके पास होते हैं, तो ये इसका पैसा है। और जब इसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है किसी काम के लिए, तो ऐसे ATP को पकड़ ऐसे तोड़ देता है। क्या कहता है, तोड़ देता है। और जब तोड़ता है,
कहाँ बताएं, इसको हम इरेज कर दें इतना एरिया। हाँ, इसको आप इरेज कर देते हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं, समझदार हो। और वरना वीडियो पॉज करके आप पीछे कर ले या भाई देख लेना यार, तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुम लोग तो यूट्यूब में माहिर हो गए हो। ठीक, इधर देखिए, इसको किस चीज़ से बनाएं, किस कलर से, चूज कलर, इससे बनाएं, इससे बनाते हैं। देखिए इसको ATP, ये बैलून मैंने बनाया ऐसे ही। तो ये करेंसी है किसकी, कोशिकाओं की, ATP। इसमें 3 फॉस्फेट हैं, एडेनोसिन ट्राई, टी जो टी है इसका मीन से ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। तो जब भी इसको पौधे को कोई ज़रूरत होती है तो इस बैलून को उठा के पटक देता है ज़मीन पे, कहता है चलो भाई पट गए, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे एक छोटा बैलून बनते हैं, इससे छोटे बैलून बन जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ADP मतलब एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो इसके पास पहले 3 फॉस्फेट थे, इसने एक फॉस्फेट खत्म कर दिया और उस एक फॉस्फेट से उसने एनर्जी का जो भी यूज़ किया उसको किया, उसको खाना बनाना है, उसको ये पूरी प्रक्रिया करनी है, इसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसने ये एक जो फॉस्फेट था इसको हटा दिया, अब इसके पास कितने फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, तो एडेनोसिन डाईफॉस्फेट बन गया। तो जो अच्छा ये बन गया तो पौधा क्या चाहेगा, कोशिकाएं क्या चाहेंगी कि भाई हमारा पैसा 1-2 रुपये कम हो गया, जल्दी से हम उसको कहीं से ले ले। आपके पास पैसे कम हो जाते क्या चाहते हो कि यार दोबारा पैसे मिल जाए यार, अच्छा पापा ने पॉकेट मनी दी थी यार खर्च होगी, पापा से कहना कि जल्दी पॉकेट मनी और दे दें, यही चाहते हो ना। तो पौधे का ये ADP हो गया, कोई जरूरत थी, इसने अपने ATP को तोड़ दिया और ADP बना दिया, अपना एक फॉस्फेट खर्च कर दिया। तो ये क्या चाहेगा कि जल्द से जल्द इसको एक और फॉस्फेट मिल जाए और ये फिर से ATP बन जाए। ADP चाहेगा कि फिर से ATP बन जाए। तो जब ये प्रोसेस होता है ना तो एनर्जी मुक्त होती है, यानी खूब सारी एनर्जी मिलती है। और तो ये एनर्जी मुक्त होती है तो क्या करता है, उसमें खूब सारे फॉस्फेट बंद बन जाते हैं। वो क्या है, आपको हायर क्लास में आप इतना जानिए कि NADPH2 जब बनता है, ठीक है, NADPH2 जब बनता है तो उससे ADP जो होता है, ये चीज़ अपना ADP ये दोबारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, कहता है लाओ मैं जल्दी एनर्जी रख लूँ, जल्दी रख लूँ, और एनर्जी रख के फिर से ATP का निर्माण कर देता है। ये खूब सारे ADP फिर से ये ATP बना देते हैं, ये वाला ATP बना देते हैं। तो NADPH2 के निर्माण से एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो एनर्जी खूब सारी बनी है उसका यूज़ पौधा जो है अपना, पौधे की कोशिकाएं हैं वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती हैं। आए समझ में। अच्छा, प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे प्रकाश था ना, सनलाइट पड़ी थी तभी तो काम हुआ, तभी तो अपना ये पर्णहरिम क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, वरना सो रहा था ये। तो ये प्रकाश था ना, सनलाइट, तो सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में ADP से, इस ADP से ATP के निर्माण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ये और ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपका कहलाता है हिल अभिक्रिया। क्या कहलाता है, हिल अभिक्रिया। कहाँ लिख देना, इसको हम फिर इरेज करेंगे, अभी सोचते हैं कितना इरेज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है हमारा हिल अभिक्रिया। इसको हम लोग किस कलर से लिखें, इस कलर से लिखें, हिल अभिक्रिया। ये पूरा प्रोसेस क्या चीज़ अपना है, हिल अभिक्रिया। ये देखिए हिल अभिक्रिया। तो हिल अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया को ही प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो भी काम हुआ है प्रकाश की वजह से तो हुआ है। अगर सनलाइट ग्रेना पे, ग्रेना क्या चीज़, यही खूब सारे प्लेट का बंडल ग्रेना, अगर ग्रेना पे कभी सनलाइट पड़ती ही नहीं तो क्या पूरा प्रोसेस होता, ये पूरा प्रोसेस इतना सारा जो हमने पढ़ाया कभी नहीं होता। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सनलाइट की वजह से हुआ है, प्रकाश की वजह से हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आप कहेंगे अच्छा प्रकाशिक अभिक्रिया तो समझाए, हिल अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पूरे प्रोसेस की खोज की थी, उनका नाम था हिल रॉबर्ट। क्या नाम था, हिल रॉबर्ट। तो उन्होंने कहा भाई मैंने खोज की, मेरी भी इज्जत कर लो है, तो उन्होंने अपने नाम पे इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया बोल दिया। क्या बोल दिया, हिल अभिक्रिया। तो ये पूरा प्रोसेस आपका हिल अभिक्रिया कहलाता है। हिल अभिक्रिया क्यों कहलाता है, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था उसका नाम था रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल नाम था। उन्होंने अपना हिल का, रॉबर्ट का जो हिल था ना उसका मेरा नाम है तो मेरा नाम यूज करो, तो उन्होंने कहा इस पूरे प्रोसेस का नाम हम हिल अभिक्रिया रखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्यों, क्योंकि प्रकाश की वजह से ही पूरी अभिक्रिया हुई है। अगर सनलाइट इस पर कभी पड़ती नहीं तो कभी पर्णहरिम पागल नहीं होता तो कोई अच्छा काम नहीं करता, हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलती। समझ में आया ना। ये पूरा प्रोसेस आपका हिल अभिक्रिया कहलाता है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और जितना इजी और इंटरेस्टिंग वे में हो सकता है हमने आपको समझाने की ट्राई किया है। और आपको इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप इसको कमेंट में कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जगह बैठ के
पूरा ध्यान से इसमें आपने अपना पूरा 100% लेक्चर्स को देखने में किया है। ये नहीं क्या लेक्चर देख रहे हो वहाँ कुछ खा रहे हो बंदरों। तो यहाँ पे हिल अभिक्रिया क्या है आप समझ गए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना अंधकार, उसको अभिक्रिया कहते हैं, उसको अंधकार अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग कैल्विन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विन चक्र। अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उसमें बिना प्रकाश के ही काम होता है। तो क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ये पार्ट आपका हिल अभिक्रिया पे ज़्यादा डिपेंड था। आपको इसमें और क्या चाहिए लेक्चर में आप बता सकते हैं। और इसके नोट्स, रोज के लेक्चर्स के नोट हम नहीं बोलते कि आप उसको डेफिनेटली बनाइए, ठीक है, बट हिल अभिक्रिया के नोट्स और इससे पहले जो स्लाइड थी वो, ठीक, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड और हिल अभिक्रिया और कल जो कैल्विन चक्र होगा, ये इन दोनों के नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, पक्का होने चाहिए। और ये दोनों जो अभिक्रिया हैं कैल्विन चक्र जो कल हम पढ़ेंगे, आज की जो एक हिल अभिक्रिया थी, ये 5 नंबर से कम तो नहीं आने वाली। अगर आपको कम देगा तो इन सब के डायग्राम, इसके डायग्राम बनाने को देगा तो कम, इसके डायग्राम में भी आपको 1-2 नंबर दे देगा। और अगर आपसे कहेगा कि सिर्फ इतना लिखो तो 3 नंबर दे देगा। बट अगर आपने ये डायग्राम बनाया और ये पूरा प्रोसेस आपने लिख दिया, 5 नंबर में से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी, ओके ना। तो बाय बाय। और बुक्स आप लेक्चर देखने के बाद तुरंत एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और आपको इसके बाद किसी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आई है, आपको लगा है कि बहुत जल्दी बता दिया, तो उसको लेक्चर बैक करके पीछे करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बुक्स पढ़िए। इसके बाद अगर आपने बुक्स पढ़ ली तो आई प्रॉमिस आपका ये पूरी लाइफ कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक। उसके नोट्स बना लेना है आपको, लेक्चर देखने हैं, लेक्चर के बाद आपको सीधे नोट्स बनाने हैं। या तो आप लेक्चर देखने के बाद पूरा लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद बैठ के लेक्चर पीछे कर करके आप नोट्स बनाओ, या आप लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हो, लेक्चर एक मैंने स्लाइड पढ़ा दी, फिर जब हम स्क्रीनशॉट के लिए हटते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप वहीं पे स्टॉप करके वीडियो को अपने नोट्स बना लो, ओके। और लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो जाके, ओके। इतना आपने कर लिया तो आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। और हिल अभिक्रिया एंड कैल्विन चक्र आपका 12th में भी है। अगर आप डॉक्टर वगैरह कुछ बनना चाहते हो और इंटर आप अगर बायोस करना चाहते हो तो इसको तो भूलना नहीं, ओके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इंतजार करना।